हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्थानीय सरकार एवं प्रशासन। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा कि पंचायती राज, गांव का प्रशासन, देन नगरीय प्रशासन। ठीक है, तो गांव जो पंचायती राज था उसमें हमने देखा कि कैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कैसे कौन कौन काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद गाँव के प्रशासन में हमने देखा कि यदि हमारा किसी से झगड़ा होता है या कोई समस्या हमको आती है तो उसमें से पुलिस का क्या रोल हो सकता है, हम अपने झगड़े को कहाँ पे जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या उसके लिए न्याय पा सकते हैं, या कि कहीं भी हमारा जो भी दस्तावेज है, ज़मीन का हो, घर का हो, वो किसके पास रहता है, पटवारी का क्या काम है, लेखपाल का क्या काम है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन में हमने देखा नगर पंचायत, नगर निगम। नगर पंचायत, यहाँ पे आप एक बात याद रखो, नोट कर लो चाहो तो इसको, कि जो नगर पंचायत होता है उसमें क्या होता है, मतलब जो नगर निगम होता है उसमें क्या होता है कि 1 लाख से अधिक, मिनिमम 1 लाख से अधिक वहाँ की जनसंख्या यदि है तो वो नगर निगम कहा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, नगर निगम के बाद आता है नगर पालिका आती है। तो नगर पालिका में 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वो उसको नगर पालिका का दर्जा मिलता है। ठीक है, तो आप में से भी कई लोग होंगे नगर पालिका के होंगे, नगर निगम के होंगे। इसमें से हमने देखा कि जो सिटी होती है, ठीक है, उसे ही नगर निगम कहा जाता है। तो वहाँ पे कैसे हर एक चीज़ की सुविधा होती है, कैसे दुकानें पास पास होती हैं, कैसे वहाँ पे घनी बस्तियाँ होती हैं, कैसे घर बनाए जाते हैं, कैसे वहाँ की सड़कें होती हैं, साफ़ सफाई का काम किसको दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो नगर निगम के लोग होते हैं वो साफ़ सफाई का काम करते हैं। इनमें से कई सारे डिपार्ट इनके विभाजित रहते हैं कि हर एक को क्या रहता है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करेगा। जैसे एक जल विभाग है, तो जल विभाग के जितने भी मेंबर हैं इसमें से बड़े अधिकारी भी होंगे, फिर उससे नीचे के होंगे, फिर उससे नीचे के होंगे, यानी कि हर एक का काम अलग अलग बटा हुआ होगा। उनमें से उनको रहता है कि सिर्फ जल विभाग वालों को अपने जल विभाग की ही जिम्मेदारी है, अदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि सड़क की सफाई का हो गया या बिजली का हो गया, तो इनसे, इस विभाग से कोई मतलब नहीं है कि बिजली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सड़क की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन क्या होता है, इसके बाद फिर अलग से उनके लिए डिपार्ट बनाए जाते हैं, जैसे जल विभाग हो गया, सड़क विभाग हो गया और जो वन विभाग हो गए। तो हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग काम बटे हुए होते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो इन बच्चों की खाला थी तो वो सफाई विभाग में थी। ठीक है, उनका काम था लेखा जोखा करना, मतलब कि जो भी इनका वेतन भत्ता मिलता था उसको वो लिखित रूप में पूरा दर्ज करती थी, किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, कितना बाकी है, ये सारे काम उनका करती थी, मतलब उनका काम था। ठीक है, मतलब ये है इसमें कि सबका काम अलग अलग होता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी 1 लाख की जनसंख्या थोड़ी सी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना आसान तो नहीं होता सब कुछ चलाना, इसलिए हर एक को अलग अलग डिपार्ट में बांट दिया गया है कि सब अपने अपने विभाग का देखें और अपने अपने विभाग को ही अच्छे तरीके से करने की, मतलब उसमें काम करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें आखिर इतना सब कुछ काम तो होता है, लेकिन इनको पैसा कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे हमने गांव के जो ग्राम पंचायती राज था उसमें देखा कि ग्राम पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता था, कैसे टैक्स के द्वारा उनको पैसा मिलता था, कैसे लोगों के द्वारा जो भी कर वगैरह दिए जाते थे उनसे उनको पैसा मिलता था। तो इसी तरह इसमें भी हम बात करेंगे कि इसमें पैसा इनको कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आप में से जो भी नोट्स बनाना चाहें वो रफ और पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करने। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। इसलिए इसमें से यदि हम बात करें तो सबसे पहले आई होप कि आप लोग नगर निगम और नगर पंचायत के बारे में, जो था नगर पालिका थी उसके बारे में लिख लिए होंगे। इसमें से 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए कि नगर निगम का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो। ठीक है, और नगर पालिका को दर्जा तब दिया जाता है जब उसमें 50,000 से अधिक जनसंख्या हो। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करें कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बिल्कुल होता होगा। जब
थोड़ा सा तो काम नहीं है कि हम कह दिए वन विभाग तो बस वन विभाग में थोड़ा सा ही होगा, पूरे ज़िले का देखना पड़ता है। उसके लिए जो कर्मचारी लगाएंगे उनको वेतन भी देने पड़ते हैं, उनके जो रहने का खर्च, खाने का खर्च, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो पैसा तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत सारा लगेगा ही। तो इसलिए क्या है कि इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च मतलब जो पैसा है तो चाहिए होता है। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। जो नगर निगम होता है वो इस राशि को क्या करता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से इकट्ठा करता है। अब हम देखेंगे कि कहाँ से कैसे इकट्ठा करता है। तो इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स से आता है, ठीक है। मतलब इस राशि का जो सबसे बड़ा भाग है तो वो लोगों के द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं उससे आता है। यहाँ पे अभी भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा सरकार के पास भी जो पैसा जाता है वो टैक्स के द्वारा ही जाता है, ठीक है। अभी भी जो बजट पेश किया गया था उसमें भी देखा गया कि सर्वाधिक जो पैसा जा रहा है सरकार के पास वो जो टैक्स है उसके द्वारा ही पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो इस राशि का जो बड़ा भाग है लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से जाता है। हम लोग जो क्या करते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल मतलब कि जैसे हमारे वेतन से इनकम टैक्स हो गया या जो भी संपत्ति का कर होता है इसको जो देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो जैसे यदि किसी बिस्किट की पैकेट ले रहे हैं हम या बिस्किट खरीद रहे हैं दुकान से या कुछ अदर सामान खरीद रहे हैं तो उसमें क्या होता है जो टैक्स होता है वो पहले से ही इंक्लूड होता है, तो हमको उसको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। इससे ही हम क्या बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। उसमें टैक्स मिला के ही उसका प्राइस जो है वो निर्धारित किया जाता है कि 10 रुपये का ये पैकेट है या 5 रुपये का है तो उसमें टैक्स मिला रहता है, ठीक है, मतलब इंक्लूड रहता है। तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो टैक्स के द्वारा आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा मतलब कि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। कर कौन सी राशि है इसको आप नोट कर लो कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, ठीक है। जैसे सरकार जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, पानी की हो गई, सड़क की हो गई, बिजली की हो गई, घर की हो गई, ज़मीन की हो गई, वन की हो गई, जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है उनके लिए जो लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं उन सुविधाओं के लिए, तो उसे ही हम कर कहते हैं, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं सरकार को देते हैं इन सुविधाओं के लिए। देन उसके बाद अब हम बात करें आगे तो जिन लोगों के अपने घर होते हैं, मतलब सिटी में जिनके निजी घर होते हैं, नगर निगम में आप में से कई लोग होंगे जिनके नगर निगम या बोले तो सिटी में घर होंगे, उन्हें संपत्ति कर देना होता है, ठीक है। यदि आप लोगों को अभी नहीं पता तो पूछिएगा घर में कि क्या वो संपत्ति कर देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। जिनका भी घर है उनको देना ही देना पड़ता है। तो बिल्कुल आप लोगों के पेरेंट्स भी देते होंगे और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना पड़ता है, ठीक है। जो पानी आता है उसके लिए भी कर देना पड़ता है और जो अन्य सुविधाएं हमें अवेलेबल होती हैं उसके लिए भी हमें कर देना पड़ता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर, ठीक है। आपका जितनी ज़्यादा ज़मीन में घर बना होगा, जितना बड़ा घर होगा उतना ही ज़्यादा आपको कर देना पड़ेगा। आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर का होगा या कि जितने ज़्यादा ज़मीन पे होगा उतना ज़्यादा आपको कर लगेगा, ठीक है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल और केवल कितना आता है, 25 से 30% ही पैसा आता है, जो कि किससे आता है, संपत्ति कर। संपत्ति कर का मतलब यही हुआ कि जो घर बना है उस ज़मीन का कर जो होता है या घर का कर जो देना पड़ता है, तो इसे ही हम संपत्ति कर बोलते हैं। तो संपत्ति कर मूल रूप से कितना जाता है, 25 से 30% जाता है, ठीक है। क्योंकि हर एक की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, इनकम नहीं होती है कि हर एक बंदा सिटी में जाके घर बना सके। तो जिसके घर होगी सिटी में उसको मतलब उसमें से बात करें तो 25 से 30% ही जो होता है कर मिलता है, ठीक है। तो संपत्ति कर से तो उसके बाद अब हम बात करें तो शिक्षा पर भी कर लगता है, एजुकेशन कर भी लगता है, ठीक है। तो एजुकेशन टैक्स भी लगता है, यानी
यानी कि शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर में से कोई मतलब कि आपके घर वाले कोई होटल खोले हों या किसी दुकान को खोले हों या आप लोगों में से ही कोई खोला हो, तो आपको बिल्कुल कर देना पड़ता होगा। नगर पालिका हो या नगर निगम हो, दोनों में ही टैक्स देना पड़ता है। जिस जगह पे आप अपनी दुकान खोले हो उस जगह का टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो दुकान या होटल के मालिक जो हैं उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, ठीक है। सिटी में हमें हर एक चीज़ के लिए कर देना पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिटी में रहना बहुत महंगा पड़ता है। तो यही सब कारण है जिस कारण सिटी में रहना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें हर एक कदम के लिए हमें टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मनोरंजन के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के अधिक कर देता है, ठीक है। मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि संपत्ति कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब जो अमीर व्यक्ति होगा, तो ये तो है कि जो अमीर होगा वही सिटी में घर बना सकता है। तो जो अब संपत्ति टैक्स होगा, मतलब कि संपत्ति कर है, तो उसको कौन पे करता है, मतलब कि अमीर लोग ही देते हैं। वहीं जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो सामान्य है, ठीक है, जैसे कोई ठेला लगा लिया या होटल वहाँ जाके सिटी में खोला है या दुकान किया है, तो उसके लिए वो अधिक, जो ऐसे लोग होते हैं उनको अधिक कर पे करना पड़ता है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे इसमें से लोगों का विरोध कैसे, इसमें से क्या क्या यहाँ पे देखा हमने कि कैसे इनको जो आता है, इनको इनकम कहाँ से आती है, यानी कि इतना सारा जो काम करते हैं इसके लिए जो खर्चा होता है उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हम लोगों के द्वारा ही पैसा लेके ये सब कुछ हमारे लिए ही सुविधाएं की जाती हैं, ठीक है। तो कहीं पे डायरेक्ट लिया जाता है, कहीं पे इनडायरेक्ट लिया जाता है। मतलब कि जैसे संपत्ति कर हो गया, डायरेक्ट देना पड़ता है। और जैसे हमने बताया कि जो भी बिस्किट लोगे आप, या कोई चाय खरीद रहे हो, या कोई भी आप खरीद रहे हो पैकेट वाले, या कुछ भी सामान खरीद रहे हो, उसमें से आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करें तो लोगों के विरोध की बात करें कि यदि काम सही तरीके से नहीं होता है या कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो लोग उसमें से विरोध भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो यास्मीन खाला थी, तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब, मतलब कि इन सब से बड़ी नाराज़ थी, ठीक है। यास्मीन खाला बता रही कि मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह देने, मतलब कि सलाह लेने मेरे पास भी आई। जो यास्मीन खाला बता रही थी, हमने देखा था कि पहले क्या था कि उनके शहर में भी बहुत गंदगी थी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह रहता था, बच्चे क्रिकेट खेलना भी गली में बंद कर दिए थे। तो वो उसी को आगे बता रही थी कि जो वहाँ की औरतें थे तो वो उनसे सलाह लेने भी आई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यास्मीन खाला कहती है कि मैं जो है जाऊंगी तो इस जो विभाग का मालिक है उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती हूँ कि इससे कितना समय लगेगा, ठीक है, मतलब कि इसमें कितना समय लग सकता है। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। हमने देखा था कि कैसे जो छोटे छोटे वार्ड होते थे सिटी में बनाए जाते थे, उसमें क्या होता था कि हर एक पार्षद होता था, ठीक है, फिर पार्षद समितियां बनाता था, कैसे कैसे वो काम करते थे उसको हमने समझ लिया है। तो आप में से जो पहला वीडियो, मतलब कि इसका जो पहला पार्ट ना देखा हो तो वो जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकता है, ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देन अब यहाँ, क्योंकि अब उसको पूरा रिपीट नहीं कर सकते ना, इसलिए आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि जो खाला थी वो, मतलब कि गंगाबाई नाम की एक औरत थी, तो उसने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, ठीक है, वो कहती है कि हमने वोट देकर उसे चुना है, जिस पार्षद को, क्योंकि जो पार्षद था वो क्या होता था, निर्वाचित होता था, यानी कि एक इलेक्टेड मेंबर होता था जो जनता के द्वारा चुना जाता था, ठीक है।
उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। खाला क्या मतलब गंगाबाई क्या बोलती हैं कि यदि पार्षद के सामने जाएं, उसके सामने यदि वो नहीं सुनता हमारी बात तो हम उसके सामने क्या करें, विरोध प्रदर्शन करें, तो वही कुछ काम करवा सकते हैं। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। ठीक है, जब पार्षद के घर पहुंच गई, सभी औरतों के सामने जाकर नारे लगा, मतलब कि जो सभी औरतें थे घर के सामने, किसके, पार्षद के घर के सामने नारे लगाने लगी। जब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्हें उनकी समस्या के बारे में पूछा, जो पार्षद थे उन्होंने क्या किया कि उनकी समस्या के बारे में पूछा कि भाई आप लोग नारे क्यों लगा रहे हो, क्या हुआ। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालात बयान की। ठीक है, उसने बताया कि मेरे मोहल्ले में क्या क्या है, क्या सफाई नहीं हो रही है, बिजली नहीं है प्रॉपर, सड़क में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो गंगाबाई ने सारा जब वृत्तांत सुनाया पार्षद जी को, तो क्या होता है कि पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने चलेंगे। ठीक है, मतलब कि जो आयुक्त थे या कमिश्नर बोले तो उनके पास, हमने देखा था आयुक्त या कमिश्नर, ठीक है, तो उनके पास वो क्या करेंगे, मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा था। ठीक है, यानी कि दस्तखत या हस्ताक्षर बोले या सिग्नेचर बोले, उन्होंने क्या कहा था कि आप जितने भी मोहल्ले के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनसे आप क्या करिएगा कि एक अर्जी में जो वयस्क हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो वयस्क सदस्य थे तो अर्जी में उनसे दस्तखत करवाने के लिए कहा था। और क्या कहा था कि अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उनको अर्जी इसलिए देना था कि जो उनके मोहल्ले में कचरा फैला हुआ था तो उसको उठाने की व्यवस्था नियमित रूप से की जाए। ठीक है, हो सकता था कि व्यवस्था रही होगी तो एक दिन उठाते रहे होंगे, फिर महीने भर नहीं आते रहे होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कितना सारा कचरा फैला हुआ है, ये रद्दी वाला, पेपर, टीन, सब कुछ समेट रहा है। ठीक है, तो यही बातें थी। तो क्या था कि उन्होंने अर्जी में क्या देना था उनको कि नियमित व्यवस्था की जाए और उनको सुझाव दिया जाए। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से यानी कि कमिश्नर से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, उन्होंने क्या सुझाव दिया कि आप लोग दस्तखत तो करवा लो, उसके साथ यदि हम जो वहाँ के लोग थे तो क्या किए कि यदि हम क्या करें कि स्थानीय सफाई अभियंता, अभियंता याद रखना, अब अभियंता इंजीनियर को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि अभियंता को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी यानी कि जो सफाई इंजीनियर है, जो सफाई अभियंता भी क्या करेगा कि आयुक्त को या कमिश्नर को बता सकेगा कि हालात कितनी ख़राब है। ठीक है, यानी कि वहाँ की हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सके, सिग्नेचर करवा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो सिग्नेचर करवा सके। और फिर क्या होता है कि अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। जो नगर निगम का प्रत्येक नगर निगम में दफ्तर बनाए जाते हैं, तो नगर निगम के दफ्तर जाती हैं। आयुक्त यानी कि कमिश्नर से क्या करते हैं, मतलब आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे। ठीक है, जो वहाँ के कमिश्नर थे वो पूरे समूह से मिलते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको टाल मटोल करने लगते हैं, बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपके यहाँ का कचरा साफ करने के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं है जो कि वहाँ से कचरा ला सके। ठीक है, गंगाबाई ने क्या किया कि थपाक से कहा, लेकिन जो गंगाबाई थी वो थपाक से कहती है कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों के कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो अमीर इलाका था वो साफ़ सफाई से रहता था, वहाँ अच्छे तरीके से सफाई की जाती थी, प्रॉपर तरीके से, वहाँ की पानी की सुविधा भी अच्छी थी, बिजली की सुविधा भी अच्छी थी। लेकिन गरीब इलाका जो था जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ ये सब मतलब सफाई भी नहीं हो रही थी, लाइट भी अच्छे से नहीं आ रही थी, पानी भी अच्छे से सही मात्रा में नहीं उपलब्ध हो रहा था। तो गंगाबाई जो थी
तो अब गुस्सा तो आ ही जाता। उसने कहा कि आपको अमीरों के पास तक, जो अमीरों के इलाकों में साफ़ करने के लिए या कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं, लेकिन हमारे इलाके के लिए ट्रक नहीं है। ठीक है, तो जो जहांगीर थे एक उन्हीं के साथ थे, तो जहांगीर ने झट से कहते हैं कि इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। मतलब वो बात करने लगे कि आपने ऐसा बोला, तो जो वहाँ के आयुक्त थे तो उनका तो मुंह ही बंद कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद बात करें और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। जो आयुक्त था उसने क्या किया, जब गंगाबाई की ये बात सुनी तो फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो हम नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। ठीक है, जो गंगाबाई थी काफ़ी मतलब लीडर मानी जा रही थी, तो उसने क्या किया, आयुक्त को धमकी दे डाली कि यदि हमारा काम 2 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ तो हम नगर निगम के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं आके यहाँ पे धरना करके बैठ जाएंगी। ठीक है, जब तक नहीं उठेंगी, धरना का मतलब है कि यहाँ पे धरना रख के बैठ जाएंगी, जब तक कि उनकी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो उन्हीं के सामने बैठी रहेंगी, उसके ऑफिस के सामने। और जब उसकी मांगें पूरी हो जाएगी तो भी तब भी वो वहाँ से उठ के जाएंगी। ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जो ऐसे धरना में पार्टिसिपेट किए होंगे या कि देखे होंगे कि कैसे महिलाएं, अभी हाल ही में जो CAA का जो अमेंडमेंट आया था उसमें हमने देखा था कि कैसे शाहीन बाग में महिलाएं अपनी मांग को लेके बैठी हुई थी और 2-3 महीने तक बैठी रहीं, वहाँ से हट नहीं रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी, उनकी जिद थी कि यदि हमारा ये नहीं माना गया जो हम चाहते हैं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही था कि कोई भी काम हो सकता है, मतलब कि किसी भी काम को मनवाने के लिए आप विरोध कर सकते हो, इसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। अब आपके विरोध प्रदर्शन करने का तरीका कुछ भी हो सकता है कि आप कैसे विरोध कर रहे हो। ठीक है, धरना प्रदर्शन दे रहे हो, अनशन पे जा रहे हो, या जो क्या होते हैं हस्ताक्षर प्रदर्शन भी होता है एक, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अपनी बात मनवा सकते हो। तो क्या होता है कि क्या गलियों की सफाई हो गई, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या गलियों की सफाई हो गई, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। मतलब जो रेहाना थी वो उसने पूछा, क्योंकि वो कभी चीज़ों को क्या है, जब तक पूरी जानकारी नहीं रख लेती थी तो वो पूछती ही रहती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। जो खाला थी वो बता रही हैं कि 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। ठीक है, मतलब कि 2 दिन तक कमिश्नर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा गंगाबाई की बात का, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ कि जब लोग मजबूरन उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जब धरने पे बैठे, तभी जाकर कुछ बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने जब इतनी मेहनत की, तब अब उनकी जो है सफाई अच्छे तरीके से होने लगी है। आप लोगों के घर के आसपास भी यदि कोई ऐसी समस्या है तो जो भी नगर निगम हो, गांव हो या कुछ भी हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, तो बिल्कुल आप अपनी शिकायत लेके जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और वो नहीं सुनते हैं तो उनके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको अपनी बात मनवाने का पूरा हक है और हम कर सकते हैं। देन उसके बाद देखें तो यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। मतलब कि बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, माला बोल रही है कि बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह, जैसे हम सिनेमा में देखते हैं कि कितना भी देखो, कितना भी हीरो हीरोइन को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है, हीरो को हीरोइन मिल जाती है और सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। ठीक है, घर वाले भी मान जाते हैं, सब बिल्कुल अच्छा चलने लगता है। देन उसके बाद वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। मतलब जो गंगाबाई थी एक लीडर के रूप में उभरी थी, तो बच्चों को उसकी कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था, जो बच्चे थे उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। ठीक है,
मतलब जब कोई इतना बड़ा काम कर देगा, जब किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है और कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो लोग उसकी ज़रूर इज्जत करेंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते थे, किसकी, गंगाबाई की, और लोग उन्हें बहुत मानते भी थे। मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया कि ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो लोगों के भले के लिए काम कर रही थी, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते थे। कोई ये नहीं था कि उनकी कोई रिश्तेदार थी इसलिए इज्जत कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। ये सब सारी बातें उनको पता चल गई और हमको भी पता चल गई, ठीक है। तो वो क्या किए कि बच्चे जो थे वो खाला का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। जाते जाते जो रेहाना थी उसने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? तो आपने देखा होगा, घर पर हो, सड़क पर हो, कहीं पार्क में हो, वहाँ 2 कूड़ेदान रखे रहते हैं, ठीक है। इस टाइम तो हर जगह ये लगा दिया गया है कि हर जगह पे कूड़ेदान होने चाहिए और 2 कूड़ेदान होंगे, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया, खाला ने जो खाला थी वो हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था, ठीक है। मतलब वो पूछ रहे कि क्या गंगाबाई ने ही सुझाव दिया था? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये तो नगर निगम वालों का ही सुझाव था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और जो हमारी प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें, ठीक है। उसमें कूड़ेदान में लिखा रहता है डस्टबिन में सूखा कचरा यहाँ पे डालें, गीला कचरा यहाँ पे डालें। मतलब कि क्या होता है कि जो गलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि छिलका हो गया और कोई चीज़ हो गई, उसको हम एक डस्टबिन में डालें जो नहीं गल सकती, जैसे पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, ये गलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप ज़मीन में भी जाती हैं तो नहीं गलती हैं, हमेशा उसी तरह बनी रहती हैं, तो इसलिए इनको अलग उसमें डाला जाए, ठीक है, जिससे कि फिर इनका रिसाइकिल किया जाए, क्योंकि इनका रिसाइकिल किया जा सकता है और दोबारा उससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसीलिए इनको अलग अलग कर दिया गया है कि अलग अलग ऐसा करेंगे तो आसानी रहेगी उठाने में भी और इसका रिसाइकिल करने में भी हमें आसानी रहेगी, ठीक है। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, निगम वालों को फिर इसको छांटना नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना मतलब सब कुछ इकट्ठा मिला के डाल दें, जैसे कांच भी डाल दिए, पॉलीथीन भी डाल दिए, छिलके भी डाल दिए, जो भी हमारा गलने वाली सामान है उसको भी डाल दिए, तो जब वो कचरा उठाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्होंने इसीलिए ऐसा किया था कि लोग क्या करेंगे कि पहले से ही, हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यदि लिखा है कि सूखा कचरा इसमें डालना है तो वो उसमें नहीं डालेंगे, दूसरे में ही डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की ये आदत होती है। लेकिन क्या होता है कि जब लोग अपना कचरा छांट के डालते हैं, मतलब कि सूखा अलग और गीला अलग, तो उनको उठाने में मतलब आसानी होती है, उनका काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, ज़्यादा काम भी कर सकते हैं वो एक दिन में, ठीक है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े, ठीक है। जब उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए, वो गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। मतलब ये सब पूछते पूछते उनको शाम हो गई थी, तो अंधेरा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े, ठीक है। जब वो ऊपर देखे तो उन्होंने क्या देखा, अब आगे समझेंगे कि उन्होंने ऊपर क्या देखा ऐसा, जो फिर से वो खाला के घर की तरफ दौड़ के जाते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए जाते हैं कि जो ट्यूबलाइट थी वो तो क्या हुई थी कि उन्होंने उसको गेंद मार के वह या बाल मार के उसको तोड़ दिया था, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो बात कही गई है, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला था, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हर समय बदलाव आता रहता है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे मतलब कि ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, ठीक है।
पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने क्या किया, हालांकि ये सब कुछ काम सरकार का है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने रेलवे को देखा तो कुछ रेलवे जो हैं वो प्राइवेट कर दिए गए हैं, तो ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा जो ये थे नगर निगम वाले थे, इन्होंने भी क्या किया, अपना पैसा बचाने के लिए निजी ठेकेदार को रख रखाव के लिए दे दिया था। इसको निजीकरण कहते हैं, ठीक है। निजीकरण हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है और उदारीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, निजीकरण यानी कि ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार अपना प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को निजीकरण कर देते हैं, कोई एक प्राइवेट ठेकेदार है, वो मजदूरों की जो मजदूरी होगी वो कम देगा, काम ज़्यादा लेगा, या मतलब अपने फ़ायदे के लिए ही ज़्यादातर वो काम करेगा, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया, इसे ही हम निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं, ठीक है। जो काम पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते थे वो करते थे, तो वो अब सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है, तो निजी कंपनियां करती हैं। निजी कंपनियों में क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, यदि वो काम कर रहे हैं तो जो निजी कंपनी के मालिक होंगे तो वो जब तक चाहेंगे तो वो रहेंगे, वरना वो किसी दिन भी उनको भगा सकते हैं। यानी प्राइवेट या ठेकेदार की नौकरी में ऐसा ही होता है कि लोगों की रोजी रोटी छीनने का भी डर रहता है, ठीक है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं और मेहनत, ठीक है। हमने अभी बात की कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि कैसा अपना फ़ायदा हो, तो इसलिए वो मज़दूरों को जब पैसा कम देंगे तो उनसे क्या होगा कि जो पैसा बचेगा उनको अपना फ़ायदा होगा, ठीक है। उन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है, यानी कि उनकी नौकरी जो होती है वो स्थायी नहीं होती, उनको कभी भी, जैसे सरकारी में हो गया, इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसमें ये रहता है उसका कि वो यदि एक बार मेहनत करके बन गया वो, तो उसका लाइफ टाइम बिल्कुल जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी कि चलो ठीक है, मेरा इतना जो भी है मैं जितने साल तक रहूँगा, कम से कम 60-65 साल, जो भी है 60-62 साल, उतने साल तक तो मेरी ज़िंदगी सही से चल रही है। अब हालांकि पेंशन वगैरह देना बंद कर दिया गया है कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे आर्मी वगैरह में पेंशन देता है, बट और क्षेत्रों में पेंशन देना बंद कर दिया है। बट फिर भी एक सरकारी नौकरी होती है तो आदमी को इतना रहता है कि अब हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के लिए बोलते हैं सरकारी नौकरी, ठीक है। और सरकारी नौकरी इस टाइम पे तो मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है, इसी वजह से हो गई है क्योंकि सब कुछ निजीकरण कर दिया जा रहा है धीरे धीरे सब कुछ। आई थिंक कि ऐसे ही करते रहे तो सब पूरा देश ही निजीकरण में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी नौकरी जो होती है वो अस्थायी होती, कभी भी उनको निकाल दिया जा सकता है, दूसरों को रख लिया जा सकता है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, ठीक है। कचरा उठाने का काम, जब एक मोहल्ले में कचरा पड़ा है तो वहाँ के रहने वाले लोग यदि बीमार हो रहे हैं तो जो बंदा वो सड़ा गला कचरा उठा रहा है तो उसको कितना ज़्यादा मतलब हानि होती होगी, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। लेकिन अब तो ये प्राइवेट हाथों में चला गया, तो उनको तो काम से मतलब है, वो जो उठा रहा है वो जिए हमारे, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब कचरा उठाएगा वो तो उसके हाथ में कांच भी लग सकता है, उसकी बदबू से वो बीमार भी हो सकता है और बहुत बड़ी बीमारी का वो शिकार हो सकता है। लेकिन इनको फिर जो प्राइवेट कर देते हैं उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं रहता कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं, अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। यदि सरकारी कोई नौकरी में है तो वो कुछ हो जाता है उसको संयोग से, तो उसकी देखरेख के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, कैसे उसकी दवाई कराई जाए, कैसे उसकी देखरेख की जाए। लेकिन यदि जब कोई कंपनी का निजीकरण कर दिया जाता है किसी भी सेक्टर का, तो वहाँ पे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है कि क्या कैसे हो रहा है, तुम ठीक हो तो काम पे आओ, तुम बीमार हो तो कोई मतलब नहीं, तुम नौकरी छोड़ दो, ठीक है, दूसरे तैयार बैठे हैं। तो इसीलिए ये जो निजीकरण किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी खतरा भी है।
देन उसके बाद तो ये सब कब हुआ था, जब उसकी खाला रिटायर हो गई थी, ठीक है, जब वो सेवानिवृत्त हो चुकी थी तब की ये बात बता रही हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या बात कही गई है, कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग था, ठीक है। प्लेग किससे फैलता है सबसे ज़्यादा? प्लेग चूहों से फैलता है। जब बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, चूहे जो होते हैं उनसे प्लेग फैलता है, ठीक है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। जो सूरत सिटी थी, कहाँ पे है? गुजरात पे है। तो 1994 में क्या हुआ था, सूरत शहर में प्लेग फैला था। सूरत भारत का सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा जो था वो पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी, ठीक है। क्या होता था कि जब लोग क्या करते थे कि मतलब जो कचरा था वो नाली में या सड़क में फेंक देते थे, तो इससे क्या होता था, जो सफाई कर्मचारी होते थे तो उनको कूड़ा और कचरा उठाने में तथा उनको ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। नगर निगम का मतलब अब पूरे कर्मचारी हो गए, ठीक है। अब नगर निगम का मतलब ये नहीं है कि जल विभाग वाले काम नहीं कर रहे थे या वन विभाग वाले या सड़क विभाग वाले या कचरा विभाग, सफाई विभाग वाले, ठीक है। नगर निगम का मतलब है कि सबको मिला के वन विभाग, जल विभाग, सफाई विभाग, कचरा विभाग, उद्योग विभाग, ये सबको मिला के ही नगर निगम बोला जाता है कि नगर निगम वाले अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो नियमित रूप से वो क्या कर रहे थे, अपना काम नहीं कर रहे थे, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी, यानी कि स्थिति और भी भयावह हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, ठीक है। जो प्लेग है वो हवा के जरिए फैलता है। जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे हो जो कोरोना वायरस है वो 48 घंटे तक उसका वायरस रहता है वायुमंडल में, मतलब हवा में रहता है। तो ये एक संक्रमित मतलब कि संक्रमण से भी फैलता है और हवा के जरिए भी फैलता है। तो ऐसे ही प्लेग था, जो प्लेग महामारी थी, पहले बहुत ज़्यादा ये प्लेग की बीमारी थी, ठीक है। इससे तो निजात पा लिए, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं मिली है। इस लोग आप अच्छे से अपनी सेफ्टी से रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो प्लेग था वो हवा के जरिए फैलता था। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता था। जैसे अभी बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल है वो बैठ रहा है, जैसे कोरोना वायरस है तो यहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, उनको अलग रहना पड़ता है सबसे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, ठीक है। प्लेग से भी ज़्यादा मतलब अभी तक जितने वायरस आए उनमें से सबसे खतरनाक वायरस है, जो कि आधी दुनिया को, आधी क्या पूरी दुनिया को कहें तो अपनी चपेट में ले लिया है। तो यहाँ पे वही प्लेग की बात की गई थी कि प्लेग हो जाए तो उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था या रहना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो ये कोई गंदगी के कारण नहीं, हालांकि साफ़ सफाई रखना चाहिए, लेकिन जो प्लेग था वो गंदगी के कारण फैलता था, ठीक है। अभी इसमें भी है कि आप लोग साफ़ सफाई रखो, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते रहो, मुंह पे हाथ ना लगाओ, फेस पे हाथ ना लगाओ, तो इसमें भी है। बट ये जो प्लेग था वो मेन इसका कारण था कि गंदगी के कारण ही उत्पन्न होता था, ठीक है। यहाँ पे है कि करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, ठीक है। तो जो प्लेग के डर से क्या कर दिया गया, यह अनिवार्य कर दिया गया, मतलब वो कड़े रूल और रेगुलेशन कर दिए गए कि जो नगर निगम है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान किसका है? सूरत का है, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो सबसे साफ सुथरा स्थान जो है वो अब किसका है? सूरत का, जो कि पहले बहुत गंदा था। क्या आप, अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है, ठीक है। क्या आप लोगों को भी पता है कि आपके मोहल्ले में कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है, कब उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाएगा?
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर एक मोहल्ले में या हर एक सिटी में रूल एक ही जैसा होगा। हर एक सिटी में रूल अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि उनके अपने अपने मालिक होते हैं, अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ अलग हो, लेकिन हाँ ये है कि कचरा यहाँ भी उठाया जा रहा है, वहाँ भी उठाया जा रहा है। कहीं पे जिम्मेदारी के साथ यदि प्रशासनिक अधिकारी ठीक ठाक रहे या पार्षद वहाँ के अच्छे रहे तो अच्छे से काम होता है। लेकिन कहीं पे भी कुछ जिम्मेदारी नहीं समझते अपने, बस नौकरी पा गए या बन गए पार्षद तो बस अपनी कुर्सी तोड़े बैठ के, तो वहाँ पे थोड़ा काम गड़बड़ रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हर जगह पे ही कूड़ा करकट उठाया जाता होगा या नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को बताना कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुआ था या कहाँ से आया। ठीक है, तो ये एक बोले तो जो मानव निर्मित वायरस है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये किस देश से या किस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये आप लोगों को बताना है कहाँ से ये भारत तक पहुँचा है। ठीक है, सो अब आई थिंक कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और कोरोना वायरस से अपनी लाइफ सिक्योर रखो, अपनी भी, घर वालों की भी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप घर में ही रहो। हाँ, अपना काम करो बट सेफ्टी के साथ। ठीक है, जो भी रूल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उनको फॉलो करते हुए ही अपना सब कुछ करो, ताकि अपनी लाइफ भी सिक्योर रहे और काम भी अपना आसानी से हो जाए। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।